हाँ, हम लोग का था कल का होमवर्क था, ईसाई धर्म था ना, ईसाई धर्म था, पारसी था, मगध का उत्कर्ष था और सिकंदर था ना। कहाँ तक था? सिकंदर तक है। चलिए, ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। इसके प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलम के निकट एक जगह है बैथलेहम। कहाँ पे? बैथलेहम। ईसा मसीह का जन्म स्थान जेरूशलम के निकट है बैथलेहम के पास था। इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को ना। सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को होता है। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाते हैं क्रिसमस। और ये कब होता है? 25 दिसंबर को। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ना सबसे ज़्यादा। साउथ अफ्रीका में भी है। ऐसे सबसे ज़्यादा फेमस कह रहा है कि माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। प्रथम 30 वर्ष बढ़ई के रूप में काम किए थे। इनका पहला शुरुआती जो 30 वर्ष था वो किस रूप में काम किए थे? बढ़ई के रूप में। और कहाँ पे? बैथलेहम में। और यह कहाँ पड़ता है? इजराइल में। कहाँ पड़ता है? इजराइल में। इनके 2 शिष्य हुए, एंडुस और पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य हुए, एंडुस और पीटर। एंडुस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर था, रोमन गवर्नर था पोटियास। क्या था? पोटियास। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला कौन था? रोमन गवर्नर था पोटियास। कौन था? रोमन गवर्नर पोटियास। कब इस चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था इनको। पवित्र चिन्ह इनका होता है क्रॉस। पवित्र चिन्ह होता है ईसा मसीह का ईसाई धर्म में क्रॉस। ईसा नहीं ना, हाँ टी नहीं बोल सकते उसको, क्रॉस। टी अलग हो जाएगा। टी शब्द है गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ में टी शब्द बोलता है कि टी शब्द किसके से संबंधित है? तो गोल्फ से। हाँ, ईसाई धर्म में जैसे हाँ क्रॉस प्लस में चल जाएगा तो फिर अति में जाएगा, डॉक्टर वाला में चल जाएगा, प्लस आ जाएगा तो रेड वाला। ईसाई धर्म के सबसे पवित्र चिन्ह हो गया क्रॉस। त्रितत्व में विश्वास करते थे। जैसे त्रिरत्न में बौद्ध करता था ना, उसी तरह से त्रितत्व करते थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा में। हाँ, जो चर्च जो बनाया जाता था वो किस शैली में बनाया जाता था? गोथिक शैली में। किस शैली में? और इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है भाई? तो पेरिस में एक जगह का नाम है चर्च, नॉट्रेडम चर्च। नॉट्रेडम चर्च किस देश में है? नॉट्रेडम चर्च पेरिस, मतलब फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में क्या है? नॉट्रेडम चर्च कहाँ मिलता है? तो फ्रांस में। अब फ्रांस पारसी धर्म के पैगंबर को क्या कहा जाता है? जरथुस्त्र कहा जाता है। जरथुस्त्र। पारसी धर्म के पैगंबर को जरथुस्त्र कहा जाता है। और कहाँ पे थे? ईरानी थे। कहाँ थे? ईरानी थे। इनके शिक्षा का जो अंकलन मिलता है, मतलब इनके जो शिक्षा दिया गया, उपदेश जो दिया गया था, उस पुस्तक को कहते हैं जिंदा अवस्था। पारसी धर्म के ग्रंथ को क्या कहते हैं? जिंदा अवस्था। इसमें क्या मिलता है भाई? तो जरथुस्त्र के शिक्षा का संकलन मिलता है, उपदेश का संकलन मिलता है। किसमें? जिंदा अवस्था में। जो पारसियों का कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। बोलेगा पारसी का धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवस्था। जिंदा। इनके मूल शिक्षा का सूत्र था कोची भाई? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। सब त्रिये पे चल रहा है इस लोग। सद्विचार, सद्कार और सद्वचन। इस कह रहा है कि इनके अनुयायी को अहुर को एक ईश्वर को कहा जाता था, अहुर कहा मानते थे। क्या मानते थे? अहुर। तो सीधा सीधा याद देखिए, पारसी के मानने वालों को क्या कहते थे? अहुर। क्या मानते थे? अहुर। और इसके अनुयायियों को अग्नि पूजक। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। बोला किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है? तो पारसी धर्म के। किस धर्म के? पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं मगध साम्राज्य में। मगध सबसे प्राचीन वंश जो है बृहदत्त वाला था।
सबसे प्राचीन धर्म वाला कौन? बृहदत्त वाला था। और कह रहा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। बोलेगा कि सबसे प्राचीन धर्म के संस्थापक, प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त। इसकी राजधानी गिरिब्रज, सब राजधानी गिरिब्रज। जरासंध कौन था? बृहदत्त का पुत्र था। जो किनके साथ, कृष्ण के साथ युद्ध होता है तो फाड़ के फेंक देते, तैयो नहीं होता कुछ। हाँ, जैसे वही जरासंध एगो, हाँ नहीं मरते हैं। हाँ, फिर उसको दूसरा दिशा में फेंके पड़ता है। इसको ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर फेंका जाता है। हाँ, इशारा में नहीं मरता वो। हम प्राप्त था उसका थी। हाँ, हर्य वंश के संस्थापक राजगीर में। बोलेगा कि हर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्य वंश के संस्थापक 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि भाई बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा है? 544 ईसा पूर्व में। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। तब क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का वो प्रथम राजा का नाम बताइए जो प्रशासनिक सेवा शुरू करने वाला था पहला। तो बिंबिसार, प्रशासनिक सेवा शुरू करने वाला पहला राजा का नाम बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश की स्थापना किया था? हर्य वंश के। किस वंश की स्थापना किया था? किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। इसका बेटा का नाम था कोची? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। बिंबिसार के बेटा का क्या नाम था? अजातशत्रु। अब आते हैं, प्रथम हुआ बिंबिसार ने अंग को किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। अंग को किसने मिलाया था? अंग जो है, अंग की राजधानी क्या था? चंपा। अंग की राजधानी क्या था? चंपा। तो अंग को किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने। वहाँ का शासक कौन था? बृहदत्त था। क्या था? ब्रह्मदत्त था। क्या था? ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने किसको मिला लेता है? तो अंग को मिला लेता है। किसको मिला लेता है? और बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करके क्या करता है? अपना राजधानी खुद बना लेता है। तो बिंबिसार की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। तो राजगिरी को किसने निर्मित करवाया था? तो बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार 52 साल तक शासन करता है। बिंबिसार मगध में कितने साल तक है? तो बोलेगा कि 52 साल तक शासन किया था। 52 साल घटाएंगे, क्या करेंगे? 52 साल घटाएंगे। तो यहाँ पे दिले है नहीं, 493। पता नहीं यहाँ पे कैसे थे। 52 साल घटाएंगे तो 93 आएगा? हो नहीं आएगा, कितना आएगा उस हिसाब से। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे आ जाएगा, ढेर आ जाएगा अलग। पहला में दिले था उसी का करके यहाँ पे बदल ले। चलिए आ गए थे। तो बिंबिसार मगध पर कितने वर्ष शासन करता है? तो 52 साल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि बिंबिसार 52। हाँ। महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजता है किसको? जीवक को। किसको? राजवैद्य जीवक को। तो जब महात्मा बुद्ध का तबीयत खराब हो जाता है तो किसको भेजता है? राजवैद्य जीवक को। किसको भेजता है? राजवैद्य जीवक को। और अवंती के राजा प्रदोत जब पांडुरंग से ग्रसित होता तो उस समय भी बिंबिसार किसको भेजता है? तो जीवक को। तो जीवक को 2 बार भेजते हैं, एक बुद्ध के सेवा करने के लिए, एक प्रदोत के सेवा करने के लिए। एगो बुद्ध की सेवा करने के लिए, एगो प्रदोत की सेवा करने के लिए। हाँ, बिंबिसार ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था वैवाहिक संबंध बनाकर। अपना विस्तार जो था वो कैसे बनाते करता है? तो वैवाहिक संबंध। 3 शादियाँ किया था। कितने शादी? बिंबिसार ने कितनी शादियाँ किया? 3। पहला शादी होता महाकोशला के साथ। प्रेसेनजित की बहन थी महाकोशला। और दूसरा था वैशाली के चेटक की बहन थी चेलना। चेटक की बहन पुत्री थी चेलना। चेटक की पुत्री च से चेटक, च से चेलना। पहला महाकोशला जो प्रेसेनजित की बहन थी। चेटक की पुत्री थी चेलना। और एक लास्ट है मध्य देश के, अभी पंजाब में पड़ता है। मध्य से अभी वर्तमान में क्या होता है? पंजाब। क्षेमा से। तो बोलेगा कि अपना विस्तार, साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है? तो वैवाहिक संबंध को स्थापित करके 3 शादियाँ करता है तो 3 को पूरा एरिया मिल जाता है। अब आते हैं, बिंबिसार की हत्या उसका खुद बेटा कर देता है। क्या करता है? और 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है।
तो 493 के ईस्वी पर कौन बैठता है, ईसापुर में कौन बैठता है? अजातशत्रु। क्या कहता है? इसका उपनाम है कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम है कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? और प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। प्रारंभ में क्या मानता था? जैन धर्म के। और ये 32 साल, बाप से 20 साल कम शासन किया। बाप किया था 52 साल और बेटा किया 32 साल। बाप किया था 52 साल और बेटा किया था 32 साल। हाँ, अजातशत्रु का जो सबसे अच्छा मंत्री का नाम था वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार। तो बोलेगा कि अजातशत्रु का सबसे अच्छे सुयोग्य मंत्री कौन था? वर्षकार। और इसी की सहायता से वो वैशाली को क्या किया था? जीता था। वैशाली को जो बाप नहीं किया था वो बेटा कर लिया था। वैशाली को बिम्बिसार नहीं जीत पाया था मगर बेटा जीता था। किसकी सहायता से? वर्षकार की सहायता से। वर्षकार की सहायता से। इसको मार देता है, इसको मारकर बैठता है उदयन। अजातशत्रु को मारकर कौन बैठता है? उदयन। तो बिम्बिसार कोची पाटलिग्राम की स्थापना नहीं, अजातशत्रु पाटलिग्राम की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करता है। पाटलिग्राम बोलेगा तो अजातशत्रु, पाटलिग्राम बोलेगा तो अजातशत्रु की स्थापना अजातशत्रु करते हैं। और पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे बिम्बिसार। सॉरी हाँ उदयन, हाँ पाटलिग्राम में था अजातशत्रु और पाटलिपुत्र था उदयन। 461 में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है उदयन। 461 ईसा पूर्व में। हाँ 461 ईसा में कौन बैठता है गद्दी पे? उदयन बैठता है। किसको मारकर? अजातशत्रु को मारकर। ये इसलिए इसको कहा जाता है पितृहंतावश। क्या कहता है? हाँ उदयन। हाँ उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया और जैन धर्म का अनुयायी था। तो बता ये कौन था? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। मतलब जैन धर्म की पूजा करता था। हर्य वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक। कौन था? उदयन का पुत्र। तो हर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। किसका पुत्र था? उदयन का। तो उदयन का पुत्र का क्या नाम था? नागदशक। एक बाद फिर हर्य वंश का कोई शासक नहीं हुआ। नागदशक का एक अमात्य मतलब उसका मंत्री था या उसके दरबार में रहने वाला कोई मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। इसी नागदशक को मार के 412 ईस्वी में क्या करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था क्योंकि किसको हराया था? मार दिया था नागदशक को। नागदशक को मार के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। हाँ 412 ईसा पूर्व में। हाँ और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर कहाँ ले जाता है? वैशाली। यही क्वेश्चन पूछता है कि शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी? शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ था? वैशाली में। बाकी उससे पहले सबका कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। बिम्बिसार के था राजगिरी। उसके बाद अजातशत्रु का भी लमसम वहीं पे था। उदयन का था पाटलिपुत्र क्योंकि पाटलिग्राम की स्थापना कौन किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था कौन? उदयन किया था। ग्राम बोलेगा था अजातशत्रु और पाटलि तो देखो वो मैं कुछ और दे रहा था। ऐसे पाटलिग्राम देता है तो हो जाता है कौन? अजातशत्रु। और पाटलिपुत्रा होता है तो उदयन। ये बहुत नयका में नयका के अनुसार चेंजे कर देता है। चलिए याद रखिएगा आगे। अब आते थे शिशुनाग वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा लेके चल जाता है। वैशाली ले गया था कौन? शिशुनाग। पटना से कहाँ ले गया था? शिशुनाग वैशाली में। और अभी फिर वैशाली से चेंज करके कहाँ लेके जाता है? पाटलिपुत्रा। कौन? कालाशोक। कौन? कालाकोश। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। जैसे हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। नागदशक को मार के बैठता है कौन? शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग की स्थापना करता है और शिशुनाग अपनी राजधानी कहाँ लेके जाता है? वैशाली। कहाँ ले जाता है? वैशाली। और वैशाली से फिर इसका होता है कौन? कालाशोक बैठता है। कालाशोक क्या करता है? इसको बदल के फिर लेके चल जाता है कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और इसका अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। इस तरह से अब इसके बाद आता है नंदवंश। कौन आता है? नंदवंश। और नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद
नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश के संस्थापक। और अंतिम शासक था घनानंद, अंतिम शासक था घनानंद। के समय ही सिकंदर आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर जब शासन के आक्रमण किया था भारत में, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो घनानंद था। कौन था? जब भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है उस समय भारत का राजा कौन था? घनानंद। यही घनानंद तो पूछेगा कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद। और यही घनानंद के खिलाफ कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य जो क्या करते हैं? प्रण लेता है कि हम तुमको क्या करेंगे? खत्म करवाएंगे। तो वही किससे? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है? उससे लड़ाई लड़के उसको घनानंद को मरवा देता है। और फिर किसके बाद? उसी के बाद नंद वंश के बाद कौन वंश का स्थापना होता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री चाणक्य। कौन? चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, जो कौची से संबंधित है? राजनीति से। हाँ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के चाणक्य, चाणक्य कहेंगे चाहे विष्णुगुप्त कहें या तो कौटिल्य। ये किससे संबंधित? हाँ, उपनाम है। चाणक्य मेन था। अरे चाणक्य का मतलब कहता है दिमाग, नीति जानने वाले को कहा जाता है। हाँ, गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कुछ तो बोला ही नहीं। तो मौर्य वंश था, सिकंदर के बाद मौर्य वंश भी था। कल वाला में होमवर्क में मौर्य वंश था। चलिए गया। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, 356 ईस्वी पे। पिता का नाम फिलिप। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप था। अब फिलिप मकदूनिया का शासन था। कहाँ के भाई? कहाँ के? और 359 में मकदूनिया का शासक बना था। और इसकी हत्या 359 में, मतलब फिलिप कब मर जाता है? 329 में। कब मर जाता है? 3 साल बाद, और बाप के मरने के 3 साल बाद वो भारत पर माने विश्व को जीतने के लिए निकलता है। तो 326 में आक्रमण करता है। कहाँ? भारत पे। 326 में भारत में। और भारत में कितना महीना तक रहता है? 19 महीना तक। सिकंदर भारत में कितने महीना तक रहता है? 19 महीना। और वो सबसे पहले आता है किसके साथ लड़ता है? पोरस के साथ। किसके साथ है? पोरस के साथ। अब पोरस के साथ जो युद्ध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइडेस्पिस, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। तीनों एक ही नाम है। हाइडेस्पिस, झेलम का युद्ध और या तो वितस्ता का युद्ध, तीनों एक है। तो बोले कि हाइडेस्पिस के युद्ध किसके बीच? पोरस और सिकंदर। पोरस और सिकंदर। हाइडेस्पिस भी और या तो झेलम के युद्ध बोले या तो वितस्ता का बोले। जीत लेता है क्षेत्र मगर लौटा देता है फिर पोरस को। जो अपना काम था कि हमारा विश्व विजेता बनना है और हमारा अपना चीज़ अपने पास कुछ नहीं रखना, बस क्या करना है? जीत लेना है, फिर जीत के हम दे देना। मतलब वो सामंत वाली व्यवस्था स्थापित करना चाहता था कि हम कहलाएं कि हम सबको जीते हैं। हाँ, वो हो गया। अब यहाँ पे जब हाइडेस्पिस के युद्ध के जब लड़ता है तो सिकंदर की सेना आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता मिलता है ब्यास नदी। कौन सा? ब्यास नदी के इतना तूफान रहता है, मतलब इतना धारा तेज रहता है कि उसका पहले से तो थकल था युद्ध लड़ के। दूसरा मिल गया नदी, और नदी में भी मिला तो ब्यास नदी है। धारा इतना तेज कि धारा को देखकर किसी को हिम्मत नहीं हुआ सैनिक के भी आगे। तो वहीं से फिर अभियान क्या करता है? लौट जाता है। और वहीं से लौट जाता है 325 में ही क्या कर जाता है? 1 साल में लौट जाता है। और फिर वह कब मर जाता है? 323 में मर जाता है। 323 में मर जाते हैं। कहाँ पे? बेबीलोन में उनको। कहाँ पे? बेबीलोन में। मात्र 33 साल की उम्र में। कितने साल के? जितना भी बड़ा जो महान होता है लमसम से कम ही साल जीवे करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी लमसम 36 साल 36-37 साल। शिवाजी भी देखिए 27 में 53 हाँ, जैसे शिवाजी के हाँ सब के ढेर जो है ना, पता नहीं चलेगा कि कब चलेगा। तो सिकंदर भारत में से कब मृत्यु कब जाता है? 323 में। कहाँ पे? बेबीलोन में। कितना उम्र था उस समय उनका? 33 साल। कितना? 33 साल। इसका एक सेनापति था, जल सेनापति निरियाकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निरियाकस। जल सेनापति निरियाकस। घोड़ा का नाम था बौकेफेला। घोड़ा का नाम था, और ही बौकेफेला फिर क्या नाम दिया? एक शहर बसा देता है। कुछ बताता है?
और बौके फैला जो शहर था वो झेलम नदी के किनारे है। कहाँ पे? बोलेगा बौके फैला जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। हाँ, झेलम यहाँ पे, यहाँ भारत में तो नहीं होगा, वो पाकिस्तान में होगा, ताकि ईरान में तो आया था जहाँ से, तो वहाँ से तो ये झेलम नदी बह भी नहीं करती होगी, ये पाकिस्तान में होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कोची में, कोची झेलम ना। हाँ, अब 5 नदी, पंजाब से ही 5 नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 5 नदियाँ बची थी। तो पंजाब का हो गया 2 टुकड़ा, एक भारत में एगो पाकिस्तान में। तो कुछ नदी भारत में 2-3 गो बची है और बाकी वो उधर चल गई है, तब ना पंजाब 5 नदियों की भूमि कराता था। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। कौन आते हैं? मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक, इनका जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। जस्टिन इसे सेंड्रोकोटस की संधि देता, संज्ञा। तो बोलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो जस्टिन ने। कौन कहा था? जस्टिन। ये जस्टिन शायद इसका साला था ही का, शायद साला था। एक बहन था, कौन ची बहन के नाम था कुछ दिले हुई मैं। अरे हथिया फिलिया देख रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य हथिया देख रहे थे, तो में था नाम, सीरियलवा में देता था पहले, इसी कुछ करके नाम था, कुछ ध्यान में है ना? हाँ, इसी लय से कुछ नाम था, ध्यान नहीं आ रहा। तो सेंड्रोकोटस की संज्ञा किसने दिया था? चंद्रगुप्त जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने। और इसकी पहचान चंद्रगुप्त के मौर्य के रूप में किसने किया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। कार्नेलिया, हाँ कार्नेलियस है, हाँ कार्नेलिया इधर है। हाँ कार्नेलिया देखा आगे दे, कार्नेलिया वैसे बोलो कि लॉ के से संबंधित है। तो जस्टिन की बहन था कार्नेलिया। कार्नेलिया। तो अब बोलेगा कि संज्ञा, सेंड्रोकोटस की संज्ञा देता है कौन? जस्टिन। मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान को करता है विलियम जोन्स। कौन करता है? विलियम जोन्स। कौन करता है? विलियम जोन्स। अब आता है विशाख दत्त, जो है विशाखा दत्त जो है, इसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या इसमें बताया गया है? तो ब्रिसल शब्द का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिसल शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और ब्रिसल शब्द किस पुस्तक से मिलता है? तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में। क्या बताया गया है? तो निम्न कुल से इसका जन्म हुआ था। किसमें? निम्न कुल में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म निम्न कुल में हुआ था। और निम्न कुल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रिसल शब्द। आई ब्रिसल शब्द किस पुस्तक में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। हाँ, विशाख दत्त। हाँ, घनानंद को हराने में कौन साथ दिया था? चाणक्य। कौन दिया था? चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य कहते हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त, और इसी के मदद से ये क्या कहते हैं? एक घनानंद को हरा देते हैं। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? इनको प्रधानमंत्री बना देता है। प्रधानमंत्री बना देता है। और इनके द्वारा पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? और अर्थशास्त्र में क्या विवरण मिलता है? तो राजनीति से मिलता है। क्या मिलता है? ऐसे अर्थशास्त्र के जनक हम लोग जानते हैं किसको? एडम स्मिथ को। एडम। और इनके पुस्तक लिखल है वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित होता है? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित होता है? 1776 में। और 1776 में ही अमेरिका की आज़ादी होती है, 4 जुलाई 1776 को। तो 1776 से बहुत सारा हो गया, 2 गो। एक बना कौची? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसका? इसका लेखक कौन? एडम स्मिथ। और 1776 में ही अमेरिका आज़ाद होता है। बोले किस संधि के तहत आज़ाद होता है? तो पेरिस की संधि। कौन सी संधि? जो 1783 में हुआ था। कब हुआ था? तो पेरिस की संधि के तहत अमेरिका को क्या मिला था? स्वतंत्रता मिला था। क्या मिला था? इसके 4 साल बाद इसका संविधान बनता है। तो 87 में, 1787 में अमेरिका का संविधान कब बनता है?
लागू होता है 2 साल बाद 1789 में, 1789 में। संविधान बना अमेरिका के 1787 में, और इसका लागू कब हुआ? 1789 में। और 1789 में होता है फ्रांस की क्रांति। 1789 में होता है फ्रांस की क्रांति। आगे आते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर कब बैठता है? 322 में, मतलब 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन? घनानंद को हरा उड़ा के गद्दी पर बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि 23 साल से पहले भी माने हाँ 23 साल में उससे जितबो किया होगा तब। तो गद्दी पर कब बैठते हैं? 322 ईसा पूर्व। और चैन शुरू में माने किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को। कौन धर्म को? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त किसके अनुयायी थे? जैन धर्म। और इस चंद्रगुप्त ने अपना मरने से पहले वो कहाँ पहुँचल थे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताए थे, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। संलेखना विधि से कोई विधि था कोई? हाँ तो संलेखने विधि हो सकता। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं 305 में। कब? मरे से 7 साल पहले। मरे से 7 साल मतलब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जाती है। और वही 7 साल पहले क्या करता है? किसके साथ लड़ता है? सेल्यूकस निकेटर को। किसको हराता है? और जब जीत जाता है तो खुश होकर अपनी बेटी क्या करता है? शादी कर देता है कर्नेलिया को। किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम कर्नेलिया। कौन थे? कर्नेलिया। और संधि के अनुसार 4 गो प्रांत मिलता है इसको। युद्ध में संधि के तहत 4 गो प्रांत मिलता है। काबुल, क से काबुल, क से कंधार, मकरान और हेरात। मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। संधि, युद्ध के संधि के तहत सदा कि आपको हमको 4 प्रांत देना पड़ेगा। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। हाँ, एक गुरु के नाम था भद्रबाहु। जैन अथी चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु कौन थे? भद्रबाहु, जिससे जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण किए थे। अब मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगास्थनीज ने अपने एक पुस्तक लिखा था आके भारत में इंडिका। क्या था? इंडिका में मिलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा। मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा किसमें मिलता है? इंडिका में। इंडिका में मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक है इंडिका। और इसके लिए सम्राट को जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा प्रस्तुत किया जाता था। कौन? अगर शोभा यात्रा मतलब वही फूल माला छिड़ते रहिए, देखते रहिए, खुशी मनाते हैं। और उनके साथ जो अंगरक्षक रहता था वो महिला रहता था। क्या रहता था? सोना के पालकी में बैठा रहता था राजा, अंगरक्षक रहता था महिला। सब अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे हथियार कर लेता था। तो पहले सोना चांदी कमी था, आभूषण कमी था पहले। तो हाँ था। और पहले और अभी में अंतर कुछ है, बस खाली पहले हाईटेक नहीं था, अब हाईटेक हो गया। कुछ अंगरक्षकों को पेड़ को लेकर चलते थे। क्या करते थे? और पेड़ पर होता था प्रशिक्षित तोता। प्रशिक्षित मतलब सिखाया उखाया रहता था उसको। हाँ, और चारों तरफ क्या लगाता था? चक्कर। क्या लगाता था? और इसके चारों ओर हथियार बंद महिला रहता था। अब समझ लो कि उसी समय से अंगरक्षिका, अभी अंगरक्षक हम लोग बोलते हैं, अंगरक्षिका उनको बोल सकते हैं। अंगरक्षिका के रूप में कौन था? महिला। और चारों तरफ पालकी के चारों तरफ खुद महिलाएं रहती थी। और कहीं अब खाना खाने से पहले क्या करता था? वो चीखता था लोग। अंगरक्षिका खाना खाने से पहले क्या है कि कहीं पता कोई जहर दे के मार न दे। और कहीं पे 2 रात से ज़्यादा कहीं पे एक जगह टिकते नहीं थे। हाँ, कहीं भी अगर 2 रात से ज़्यादा नहीं टिकना है। हाँ, और पाटलिपुत्र में एक विशाल प्राचीन घर बना था। यहाँ पे भी यही कुम्हरार, जो लकड़ी से बना हुआ महल है, कुम्हरार। इसमें 570 बुर्ज और 64 को द्वार, मतलब द्वार के गो 64 को। बताइए कि कितना बड़ा होगा कि 64 को द्वार है। बुर्ज मतलब महल टाइप के कह सकते हो। हाँ, 570 बुर्ज और 64 द्वार था। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बने थे। 2-3 मंजिला बना था लकड़ी के, समझ लीजिए। शायद अब पता ना है कि ना, देखे भी ना।
महलवा नहीं हुआ, अवशेष कुछ बचे। वही अवशेष है, या कुछ बचित। हाँ जमीनवा होगा, कुछ कुछ अवशेष जरूर है वहाँ पे होगा, पुरातात्विक। हाँ नहीं छोड़ दिया तो खत्म हो गया। वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते, न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। हाँ। कब्जा कर भी सकते। तो बुर्ज की संख्या 570 और द्वार की संख्या 64 गो था। हाँ हाँ वही कुम्हरार। अरे चाहिए था उसको पर्यटक स्थल घोषित करके आप बना देने के लिए अपना। हाँ जैसे कि कुछ न कहीं तो प्रमाण सब बनाया होगा, चित्र तो होबे करेगा, उसी टाइप से बनवा देना चाहिए था, लकड़ी से ही बनवा देता ना तो पर्यटक बहुत जाता, चिड़ियाघर से ज़्यादा जाता लोगों में। लकड़ी का महल मिलता है कहीं पे। यहाँ पर शीश महल बरसा है फ्रांस में। पुराना जितना बिहार में अब आते हैं, राजा का महल काठ का बना था, लकड़ी का बना, जिससे पत्थर की नक्काशी से अंकित, मतलब पत्थर के जैसा नक्कादार उसको काट कर लगता था कि पत्थर के बनाया हुआ। हाँ ये चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरा से भर, चारों तरफ उद्यान मतलब जंगल था, और वही में जानवर भी मतलब अपना जैसे कैसे पिंजरा बंद करके वैसे रखता था लोग। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में हुआ युद्ध का वर्णन एपियानिस करता है, एपियानस। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो 305 में हुआ था ना युद्ध, तो 305 में हुआ था, इस युद्ध की चर्चा कौन करता है? एपियानस। युद्ध की चर्चा कौन करता है? एपियानस। और इससे प्लूटार्क ने, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। किसके अनुसार यह कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया था सेल्यूकस निकेटर? तो कौन बोला था? प्लूटार्क। प से प्लूटार, प से 500, प से प्लूटार, प से प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार के रूप में 500 हाथी दिया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर। 500 हाथी यहीं पे है, बताइए। 500 हाथी अगर खड़ा कर दिया जाए तो एक गाँव बन जाएगा लमसम। 500 हाथी। तो प्लूटार्क के अनुसार किसको दिया गया था 500 हाथी? तब सेल्यूकस निकेटर को। चंद्रगुप्त मृत्यु हो जाता है 298 ईसा पूर्व में सरवनबेल गोला में। हाँ अब हम लोग को थोड़ा सा घींची देते हैं, कारण फिर कल अशोक रह जाएगा पूरा, ठीक ना। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार, या उत्तराधिकारी भी बिंदुसार। कौन? जो मरले 298 में चंद्रगुप्त मौर्य मरा और लगने बैठ गया बिंदुसार। कौन बैठ गया? बिंदुसार। हाँ, और मगध की गद्दी बैठा था। इसे अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात जो कहा जाता है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कल हो गया था मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो गया। वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। और वायु पुराण में किस राजवंश की चर्चा मिलता है? तो गुप्त वंश की। वायु पुराण में किस वंश की चर्चा मिलता है? गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, और मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन वंश। आंध्र सतवाहन, यही आंध्र सतवाहन वंश में क्या मिलता है? महिला को सबसे पहले नाम लिखा था, मातृ सतात्मक समाज मिलता है। मातृ सतात्मक समाज मतलब अपने बाप के नाम न, पहले क्या का नाम मिलेगा? माता का नाम। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जैसे लिखा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। और सबसे फेमस राजा भी वही था, गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का। तो स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक भेजा था राजदूत जिसका नाम था डाइमेकस। तो पूछता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन गया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और बिंदुसार के दरबार में आया डाइमेकस। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे? डाइमेकस को। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? पुरानका में नहीं दिले। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस को माना जाता है। मतलब मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डाइमेकस। कौन आया था? इसीलिए इसको कहा गया उत्तराधिकारी। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेन कहा गया।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया, मगर वायु पुराण के अनुसार भद्रसार, वायु पुराण के अनुसार भद्रसार और जैन ग्रंथ के अनुसार ऋषिसेन कहा गया। किसको, बिंदुसार को। बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था विद्रोह तक्षशिला में, जो सिंधु और झेलम की नदी के बीच में स्थित है। बोलेगा तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय भी है और जगह भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है और जगह भी है। तो तक्षशिला में हुआ था कोची विद्रोह, जो किस नदी के बीच में है, सिंधु और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम। हाँ, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला। यही तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तब भेजा था सबसे पहले किसको, सुसीम को। किसको भेजा था, तो बिंदुसार ने किसे भेजा था पहले तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए, सुसीम को। जब सुसीम से नहीं संभला तब भेजा किसको, अशोक को। तो सुसीम और अशोक किसका बेटा था, बिंदुसार का। किसका, दो अलग अलग पत्नियां से थी, सुसीम अलग था पत्नी से था और अशोक असर था, इसीलिए दोनों के बीच में क्या चलता था, बैर, सुसीम और अशोक के बीच में। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। हाँ, कहता है कि एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से कुछ मंगवाता है। क्या करता है, मंगवाता है। कुछ ही मंगवाता है भाई, तो मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करता है। किससे, एंटियोकस प्रथम से। एंटियोकस कौन मांग करता है, बिंदुसार। कौन मांग करता है, कोची मांग करता है, मदिरा। मदिरा मतलब वही पी, दारू, दारू पिए वाला। सूखा अंजीर, अब कुछ होगा। हाँ, अंजीर अलग उधर आता है, फल है। हाँ, जैसे खजूर उजूर, जैसे कैसे खजूर उजूर मिलता है, हाँ, ड्राई फ्रूट। हाँ हाँ, और एक दार्शनिक भेजने की आग्रह किया था, कौन, बिंदुसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है। बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया जाता है। किसके अनुसार, बौद्ध विद्वान तारानाथ। और तारानाथ ने 2 गो लिखता है ग्रंथ, तंगियूर और कंगियूर। तंगियूर और कंगियूर। इधर तो तंगियूर और कंगियूर नामक ग्रंथ कौन लिखता है, तारानाथ। और तारानाथ ने ही बताया था कोची कि यह 16 राज्य का विजेता है। किसको, बिंदुसार को। किसके बारे में कहता है कि 16 राज्य का विजेता है, और बिंदुसार। यही तारानाथ के 2 ग्रंथ के नाम तंगियूर और कंगियूर। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। कौन, तो खल्लाटक कितने मंत्री परिषद का समूह था, 500। कितने, 500 मंत्री परिषद के समूह को कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था कौन, खल्लाटक। तो खल्लाटक किसका सेनापति था, बिंदुसार का। खल्लाटक किसका सेनापति था, बिंदुसार का। तो इस तरह से हम लोग का आज जो था हिस्ट्री का जो वो खत्म हो गया। चलिए, हम लोग का होमवर्क था कल का एशिया महादेश, एशिया महादेश। और कुछ था कोची, वन था, कुछ था वन और एशिया महादेश था। चलिए, अभिषेक इधर चलिए, इधर आगे सामने। चलिए, वन के प्रकार ऐसे इसमें दिया हुआ 6 प्रकार के वन, और वर्षा के आधार पर होता है 4 प्रकार के। ऐसे दिया हुआ है 6 प्रकार। पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वैसे स्थान पे मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये मिलेगा कहाँ पे, विषुवतीय प्रदेश में। हाँ, अमेजन के आसपास एरिया वाला में मिलेगा। और मिले कहाँ पे, हम लोग के मेघालय के आसपास, मेघालय में मानसी नाम के आसपास, क्योंकि बारिश वहाँ पे हमेशा पर डे होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा बारिश होता है। हाँ, उस एरिया में लंबा होगा, छोटा, सब चीज़ मिलेगा। स्पेस कम मिलेगा आपको उसमें, आप हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि छोट को भी और बड़का दोनों मिलता है। हाँ, तो इसका, हाँ, इस पेड़ की पत्तियाँ जो होती है चौड़ी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की पत्तियाँ कैसी होती है, चौड़ी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार की पत्तियाँ क्या होती है, चौड़ी। क्या होता है,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की पत्तियां कैसे मिलेगी? वर्षा कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर मतलब सर पृथ्वी के एरिया आपके अकॉर्डिंग नहीं तब गोल टाइप का होता है वो एक हाँ, जिसे मापने का वो अलग प्रोसेस है, वैसे नहीं बताना है कि 200 सेंटीमीटर तो बहुत ऊंचा हो जाएगा ना वो। देखता है गंगा पुल देखता है लगा हुआ रहता है मीटर तो वो ठीक है में नीचे से सेंटीमीटर नापल है जितना पानी भरेगा ना। चलिए कहते हैं तो एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़ा सांप है जो कहाँ मिलेगा? इसी जंगल मिलेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अर्ध पतझड़ वन हम लोग में पर्णपाती हुई अर्ध ना हमने के पर्णपाती पूरा खत्म हो जाता है। 150 से कम वर्षा वाला प्राप्त मिलता है तो कौन सा? अर्ध पतझड़ वन। क्या उष्णकटिबंधीय तो जान ही रहे सब गर्मी वाला है। तो अर्ध पतझड़ वन कितना बारिश होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर से कम। 150 सेंटीमीटर से। ओकर पत्ती था चौड़ा, कुछ था पत्ती चौड़ा उष्णकटिबंधीय, मगर एकर वाला में वन का नाम भी दिया हुआ कोची कोची है तो पेड़ का नाम साल, सागवान और बांस। साल, सागवान और बांस ये सब किस प्रकार के वन के उदाहरण है भाई? तो आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन। सागवान वाला पूरा झड़ जाता है। हाँ, सागवान में तो पत्तियाँ दिखता नहीं पड़ा होता है। अब हाँ कौन? अरे पत्ती झड़ेगा तो तना से भी तो बनाता है। जैसे झड़ता है हाँ, झड़ जाता है बहुत सारा तो पत्ती से तना से बनाता है। ऐसा थोड़ी है कि जब पत्ती झड़ जाएगा तो खाना पेड़ पौधा तना से ही बनाता है। अब आते हैं हम लोग विषुवतीय रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियाँ का मिश्रण मिलता है। वन में मिलेगा और छोटा छोटा झाड़ी मिलेगा। कैसा? विषुवत रेखीय वन में इसमें आता है सबसे प्रमुख है जैतून, कॉर्क और ओक। जैतून, कॉर्क और ओक। जैतून, कॉर्क और ओक किस प्रकार के वन का उदाहरण है? विषुवतीय रेखीय वन। विषुवत रेखीय वन। टेंगा वन की पत्तियां नुकीली होती है, याद रखिएगा। किस वन की पत्तियां नुकीली होती है? टेंगा वन। टेंगा वन कहाँ मिलेगा? जहाँ बर्फ गिरेगा। कहाँ गिरेगा? तो हम लोग टेंगा वन मिलेगा कहाँ पे? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। और शंकुधारी वृक्ष मिलता है। कैसा? कारण शंकुधारी की बर्फ गिरेगा तो सहल के नीचे, अगर ऐसे डाली मिलेगा तो गिर रह जाएगा तो डलिया टूट जाएगा ना, इसलिए तो शंकुधारी वन भी मिलेगा टेंगा वन में। शंकुधारी और उसकी पत्तियां कैसा होता है? नुकीली। कैसा होता है? नुकीली। जैसे ये सब एग्जांपल हो गया। हाँ, जैसे कैसे है ये वाला क्रिसमस पेड़वा कैसे रहता था? वो अशोक का पेड़वा कैसे हम लोग का रहता है? तो वो वैसा ही मिलेगा। यूकेलिप्टस तो वो अलग हो जाता है। वो तो आर्थिक पृथ्वी का आतंक कहा जाता है। वो एक दिन में तो पानी बहुत ज़्यादा सूखता है ना, कुआं के पास रोक देना चाहे हाथी के पास, कहानी खत्म, सुखा देगा। यूकेलिप्टस हाई स्कूल में है ना ये, आप पता है कि ना? ध्यान में 2 गो कि 3 गो था। हाँ, वो अपना वो अलग कटवा रहा है, वो अपना अति जमीन एक्वायर कर लगा कर रहा होगा। चलिए आते तब बताइएगा कि विषुवत रेखीय वन के उदाहरण जैतून, कॉर्क, ओक। जैतून, कॉर्क और ओक। और कॉर्क के कोशिका से खोज गया था मृत कोशिका। कॉर्क की कोशिका से खोजा गया था मृत कोशिका। खोजा था कौन? रॉबर्ट हुक। कौन खोजा था? रॉबर्ट हुक। 1665 में। कौन किया था? 1665 में। हाँ, अब आते हैं हम लोग टेंगा वन। ये सदाबहार वन है और इसकी पत्तियां कैसे मिलेगी? नुकीली। कैसे मिलेंगे? ये जहाँ बर्फ गिरेगा ना वहीं पे उसी एरिया में ये वन मिलेगा। तो भारत में कहाँ पे मिलेगा? जम्मू में। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इलाके में मिलेगा। टुंड्रा वन, यह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पे मिलेगा मॉस और लाइकेन। मॉस और लाइकेन। मॉस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोची में एंटीसेप्टिक रूप में भी करते हैं। एंटीसेप्टिक रूप में क्योंकि उसमें नमकीन टाइप का कुछ आता है, क्या करता है? कट्टे फट्टे में रहता है, उसको लगा लेते हैं। पानी को रोकने के लिए भी बांध का इस्तेमाल, क्योंकि पानी धारण करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होता है, तो पानी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। और एक है लाइकेन। लाइकेन होता है सूचक, होता है ये किससे बनता है? शैवाल और कवक से। शैवाल और कवक का रूप होता है। कैवाल और शवक का रूप होता है। शैवाल और कवक। हाँ, लाइकेन। हाँ, लिटमस पत्र किससे बनता है? लाइकेन से। लिटमस पत्र किससे बनता है? लाइकेन से। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध होता है? तो शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक का।
अब आते हैं पर्वतपति है, मतलब पर्वत पर कैसा वन मिलेगा, तो शंकुधारी वृक्ष मिलेगा। कैसे मिलेगा? और चौपत्ती कैसा मिलेगा? चौड़ा। कैसा मिलेगा? चौड़ा। अब घास के मैदान क्या है? घास के मैदान। घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, एगो गर्म एगो ठंडा। एगो गर्म एगो ठंडा। गर्म एगो, तो गर्म को बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और ठंडा को मिलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय का मैदान। तो अगर आप लोग एरिया दिमाग से सोचिएगा ना कि कौन क्षेत्र गर्म है और कौन देश में कौन कौन सा घास पाया जाता है, वो अपने आप पकड़ लीजिएगा कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। तो गर्म वाला याद रखिएगा, अब ठंडा अपने याद हो जाएगा। अफ्रीका किसके नज़दीक पड़ता है? विषुवत रेखा के। फिर उसके बाद ब्राज़ील भी पड़ता है विषुवत रेखा के, और वेनेजुएला भी, कोलंबिया और वेनेजुएला सब पड़ता है विषुवत रेखा। तो यहाँ पर जितने भी घास का मैदान मिलेगा क्या मिलेगा? गर्म। क्या मिलेगा? गर्म उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो अफ्रीका में कौन चीज मिलता है? सवाना। अफ्रीका में सवाना। अफ्रीका में सवाना। ब्राज़ील में कंपोज। ब्राज़ील में कंपोज। ब्राज़ील में कंपोज। और कंपोज मिलता है, यदि लानोस मिलता है वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया। तो तीन को याद रखिएगा, बाकी सब जो आएगा वो कौन हो जाएगा? ठंडा। बाकी जो आ जाएगा वो ठंडा। तो सवाना, लानोज, कंपोज। सवाना, लानोज, कंपोज। सवाना, लानोज, कंपोज। सवाना अफ्रीका देश में, लानोज कहाँ पे? वेनेजुएला और कोलंबिया में, और कंपोज कहाँ पे? ब्राज़ील में। कंपोज ब्राज़ील में। यही ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, रियो डी जेनेरो में 1992 में। शीतोष्ण के घास के मैदान कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे? प्रेरी। प्रेरी कहाँ पे? अमेरिका में। प्रेयरी अमेरिका में घास। हाँ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका दिले हैं। अब हाँ, प्रेरी और कनाडा दोनों दिले हैं। तो प्रेरी घास के मैदान अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। हाँ, तो ऊपरे है तो उतरिए ना करेगा। पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया। मतलब सीधा समझो ना कि एशिया में। स्टेपी कहाँ है? एशिया में। स्टेपी एशिया, क्योंकि रूस कुछ पड़ता है भाग, यूक्रेन भी है, चीन भी है, मंचूरिया भी है, सब जो है एशिया में। तो मेन याद रखना हमको, तीनों को याद रखना है, गर्म वाला, बाकी ठंडा वाला अपने आप छट जाएगा। लानोज, कंपोज, सवाना। लानोज, कंपोज, सवाना, ये सब घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय। कैसा? ऐसे याद रखिएगा तो हम लोग बात ठंडा वाला तो अपने आप छट जाएगा। बस खाली याद रखना है कौन सा देश में है। तो ठंडा वाला में याद रखना है, अर्जेंटीना में क्या मिलता है? पंपास, जो अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। क्या कहता है? अर्जेंटीना का हृदय मिलेगा। फिर स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में। डाउन्स मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड मिलता है दक्षिण अफ्रीका। पंपाज मिलता है अर्जेंटीना में, और प्रेरी मिलता है अमेरिका और कनाडा। प्रेरी मिलता है अमेरिका और, तो हम लोग का घास का मैदान और वन भी खत्म। अब हम लोग महाद्वीप पढ़ना है, एशिया महाद्वीप। तो महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो लाइन से ऑस्ट्रेलिया पहला, एशिया, अफ्रीका, लाइन से याद देखें क्रम के अनुसार। कभी कभी पूछ देता है, सरिया वाला दे देता है, चाहे 5वां पूछ देगा, चौथा पूछ देगा। तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका साथे साथे। हाँ, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। क्या कि 3 लिखा था कुछ युग के ना, तो इसे याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। अरे यहाँ पर कैसे दे दिया हो? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप कहाँ से लेके चला गया? और दक्षिण अमेरिका के लेके चल गया छठा पे। बट देखो तो नोट्स में चौथा पे है, देखते हैं। हो गया, चलिए। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां यूरोप, छठा अंटार्कटिका, 7वां ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा लाइन से। तो हम लोग पहला पढ़ना है एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुआ है।
एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से। एशिया शब्द की उत्पत्ति जिसका अर्थ होता है आंसू, जिसका अर्थ होता है आंसू, जिसका अर्थ होता है आंसू। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? कौन? विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल घेरे हुए अकेले कौन? एशिया। और 60% जनसंख्या रखले है एशिया। जनसंख्या के मामले में 60% और क्षेत्रफल के मामले में 30%। याद रखिए, सब तो यही रख ले। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त घूमते हैं। कौन कौन? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त किस महादेश से गुजरता है? तो एशिया महादेश से। एशिया के उत्तर में कौन है? आर्कटिक महासागर। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, हम तो जान ही रहे हैं हिंद महासागर, और पूरब में प्रशांत महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर। तो भारत एशिया को 3 तरफ से सागर घेर ले हैं और एक तरफ से पर्वत है, एक तरफ से। तो पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल। कौन सा पर्वत? यूराल। यूराल के बाद आता है कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, और एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। 5वां पर अंटार्कटिका, 6ठा पर यूरोप, 7वां पर ओशिनिया। ये ऐसे ही देती है। उसे लाइन से नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में। अफ्रीका ये दूसरा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका पड़िएगा तो यह तीसरा महाद्वीप है सबसे बड़ा। चौथा पे आ जाता है, कितने गया? यूरोप दे दिया, दक्षिण अमेरिका का रेटिंग है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कहाँ है? यूरोप दिया है। अब आगे बढ़ते देखना। दक्षिणी अमेरिका दिखाया गुरा तो में चौथा महाद्वीप है। दिल्ली तो है, हाँ, वैसे दे दिया है। दक्षिण अमेरिका तो चौथा दे रहा है। हाँ। अंटार्कटिका दे रहा है 5वां, 6ठा यूरोप, 7वां ओशिनिया। एक नोट क्यों नहीं आपका? अंटार्कटिका 5वां में दे रहा है। अंटार्कटिका 5वां में दिले हैं। अच्छा ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूरोप को हम करेंगे कोई चीज़ 6ठा पे और 5वां पे रखेंगे अंटार्कटिका के। 5वां पे अंटार्कटिका और 6ठा पे यूरोप और 7वां में ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कहते हैं? लाल सागर और स्वेज, लाल सागर और भूमध्य सागर कौन अति करता है भाई? तो स्वेज नहर। कौन करता है? जोड़ता है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और जो किस माने अफ्रीका को अलग करता है? एशिया से अफ्रीका को। एशिया से अफ्रीका को कौन सा नहर अलग करता है? तो स्वेज नहर। कौन सा? स्वेज नहर। और स्वेज नहर की लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर। कितना है लंबाई? कितना है? 168 किलोमीटर। कितना लंबाई है? विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या किस महादेश में? एशिया में। कहाँ पे? एशिया में। एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थल को बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या करते हैं? जो सबसे प्राचीन स्थल एशिया महाद्वीप का सबसे प्राचीन युग का स्थल खंड, उसको कहते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के अंदर कौन कौन आता है? चीन और रूस। हमारा भारत है ना, भारत के ऊपर वाला जो प्लेट है उस प्लेट को कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? तो अंगारा लैंड में कौन कौन आता है? चीन और रूस। चीन और रूस। और हम लोग का जो गोंडवाना लैंड है उनमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अफ्रीका भी आता है, भारत भी आती है, और एक और आता है एशिया भी आता है। ये सब जो है कौन? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अंगारा लैंड में 2 देश, चीन और रूस। चीन और रूस यही में आ जाता है। गोंडवाना में भारत भी, फिर ऑस्ट्रेलिया भी, और फिर अफ्रीका भी, और दक्षिणी अमेरिका भी आता है। 4 गो आता है। 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़िएगा ना तो उसमें दिले चर्चा कर लें। अब आते हैं गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत दिले। यहाँ पे खाली एक ही दिले। गोंडवाना लैंड कौन है? जो नीचे वाला हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। तो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन? प्रायद्वीपीय भारत। सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय भारत, जो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। तो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन हो गया? नहीं, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी पठार कह सकते हैं जिसको हम लोग, वो किसका पार्ट है? तब बोलेंगे कि गोंडवाना लैंड का। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कितने प्रायद्वीप हैं? 3 गो। अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चाइना का प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप के गो? एशिया में 3 गो। एशिया में प्रायद्वीप 3 गो। पहला अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चाइना का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो जान ही रहे हैं, हिमालय 8850 मीटर। नेपाल में स्थित सागर माथा के नाम से, तो बोलेंगे सागर माथा के नाम से कहाँ जाना जाता है? नेपाल में। किसको? हिमालय को। ये तीसरा ध्रुव भी इसी को कहा जाता है, एवरेस्ट को भी कहा जाता है तीसरा ध्रुव। विश्व का सबसे विस्तृत
सर्वाधिक फैला हुआ पठार कौन सा? तिब्बत का पठार 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो तिब्बत का पठार का विस्तार कितना है? 2 लाख में। कितना है? 2 लाख वर्ग में फैला हुआ है। एशिया में सबसे बड़ा ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसकी लंबाई कितना है? 4875 मीटर। इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व का छत। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत। लंबाई कितना? 4875 मीटर। एशिया में विश्व के सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश भी चीन। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश भी चीन। सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा देश एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा देश मालदीव। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा चीन। अब भारत है। अब जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन हो गया? भारत। अब क्या हो गया? भारत। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? मालदीव। हाँ, मालदीव पे देता है। हाँ, मालदीव। सबसे कम जैसे समुद्रों के बीच में ना कोई टापू टाइप का है ना? भूटान। भूटान में ज़्यादा जनसंख्या है। मालदीव है। हाँ, पढ़ल है, हाल फिलहाल में पढ़े भी हैं। तो बोलेगा कि आगे एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 384 पर किलोमीटर। 384 पर किलोमीटर। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। कितना? 1106 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1106 आदमी रहता है बिहार में। दूसरा स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान पे आता है जो 1000 समथिंग है पर। हाँ, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 गो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन? अब समझिए ना कि 17 गो 1 किलोमीटर में वो छोटा छोटा खोप बना के। हाँ, गाँव में बड़ा दूर। हाँ, हमें करते घरवा मात्र 17 गो 1 किलोमीटर में रह रहा है। तब समझिए। आगे आते हम लोग। स्थल रुद्ध देश। एशिया में स्थल रुद्ध देश देखिए तो गिनिए तो 18 गो। एशिया में ना, वो तो 44 के पूरा विश्व में। देखिए तो एशिया में क्या हुआ? सबसे बड़ा एशिया में। हाँ, एशिया में एशिया में कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो है। अच्छा, ठीक है। स्थल रुद्ध मतलब चारों तरफ से ओकर बाउंड्री मिलेगा कौची से? लैंड से, लैंडलॉर्ड से। हाँ, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा जबकि दूसरा सबसे बड़ा है मंगोलिया। सबसे बड़ा दूसरा मंगोलिया। लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश का नाम बताइए जो लैंडलॉक है। तो कौन? लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियान। लाओस की राजधानी वियंतियान। यह लाओस किसका भाई अथी था? उपनिवेश था तो फ्रांसीसियों का था। किसका? यह किससे गुलाम बना हुआ था? फ्रांसीसियों का। किसका? फ्रांसीसियों का। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग। इसकी अधिकतम गहराई है मृत सागर। क्या है? और अधिकतम गहराई किसका है? मृत सागर 397 मीटर। कहाँ पे? 300। तो मृत सागर की गहराई कितनी है? 397 मीटर। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे बड़ा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त। कहाँ पे? तो बोलेगा मेरियाना गर्त किस द्वीप समूह के पास है? तो एशिया के फिलीपींस द्वीप के पास। कहाँ पे? फिलीपींस द्वीप के पास कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त किसका है? प्रशांत महासागर। किसका? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर। 11,000। विश्व का सबसे गहरे झील एशिया में। हम कहीं दिमाग में कहीं 12 हम कहीं पे कहाँ में 18 को हम देख लीजिए। और 18 को याद है, वो नदी नहीं है कोई देश में। बट दिमाग में अभी आया कि 18 ऐसा देश है जिसमें नदी नहीं है। ठीक है, 12 को ठीक है। आगे आते हैं हम लोग।
तो बोलेगा मरियाना ग्रंथ किस द्वीप के पास है? फिलीपींस के पास। कहाँ पे? फिलीपींस का। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील। गहरी झील बैकाल झील। और विश्व का सबसे बड़ी झील, कल हो गया था ना, विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। बची विश्व का सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। तो सुपीरियर था अमेरिका में, सुपीरियर था अमेरिका में, और खारा वाला था रूस में, खारा वाला था। तो कैस्पियन सागर रूस में, कैस्पियन सागर रूस में, और सुपीरियर झील अमेरिका में। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, और बैकाल झील इसी क्षेत्र में पड़ता है। बैकाल झील भी और कैस्पियन सागर दोनों कहाँ पड़ता है? साइबेरियाई क्षेत्र में, मतलब एशिया में पड़ता है। हाँ, एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील। कौन सा? एशिया में पूछेगा। एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील लद्दाख और तिब्बत के सीमा में स्थित है। लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। तो पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में। लद्दाख और तिब्बत में एशिया का सबसे ऊंचा कौन सी है? खारे पानी की झील है पैंगोंग झील। कौन सा? पैंगोंग झील। सबसे ज़्यादा अति वाला वर्षा वाला तो हम जान ही रहे हैं। पहला में मानसीराम, दूसरा 11,400 मिलीमीटर वर्षा होती है, 11,405 मिलीमीटर, याद रखिएगा। विश्व के सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया? चीन में। विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में। कहाँ किया गया था? चीन में। और चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली हुई है। और इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर। इससे 50-72 है, तो एक्यूरेट में रखिए कि 5 किलोमीटर में ऊंचाई पर स्थित है रेलवे। तो चीन के कौन सा प्रांत में? छिंगहाई प्रांत में। छिंगहाई प्रांत में। कौन सा प्रांत में? तो सर्वाधिक ऊंची रेलवे लाइन कहाँ पे? चीन में। और चीन के छिंगहाई प्रांत में 5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंका के सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। हाँ, महाबली गंगा याद रखो ना, महाबली का फिर मेरा अगला। एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म